प्राचीन कुएं ने दिया सोने के जादुई कंगन और झुमके। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में अनुराधा अपने बच्चों और अपने पति अशोक के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अशोक गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था और कभी कभी तो उन्हें अपने आंगन में बने कुएं का पानी पीकर ही दिन गुजारना पड़ता था, क्योंकि अनुराधा का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और अशोक को रोज की मजदूरी का सिर्फ 100 रुपए ही मिला करता था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाता था। तभी एक दिन रानी और बंटी कुएं के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। बंटी, तुम्हें पता है ये कुआं हमारे दादा दादी के जमाने का है और माँ बता रही थी इस कुएं का कभी भी पानी खत्म नहीं होता है। आपने सही कहा दीदी, ये देखो इस कुएं में कितना सारा पानी भरा हुआ है और वो भी बिल्कुल ठंडा पानी। इतना कहकर रानी और बिट्टू अपने घर के छोटे से आंगन में कुएं के पास खड़े बातें कर रहे होते हैं। तभी पड़ोस की बिमला काकी हाथ में मटका लिए अनुराधा के घर आती है और उन बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, तुम इस कुएं के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये कुआं पानी से कितना भरा हुआ है? अगर तुम लोग इसमें गिर गए तो? अरे नहीं काकी, ये कुआं तो हमारे दादा दादी के जमाने का है, हम इसमें कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन आप यहाँ क्या करने आई हो? अरे बेटा, वो मैं तुम्हारे कुएं का ठंडा पानी भरने आई हूँ। इस भरी गर्मी में तुम्हारे इस कुएं का ठंडा पानी पीकर मजा ही आ जाता है, इसलिए अब तुम लोग हटो यहाँ से, मुझे पानी भरने दो। इतना कहकर बिमला कुएं से पानी भरने लगती है। तभी अनुराधा अपने दोनों बच्चों को आवाज लगाती है और कहती है, अरे बच्चों, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है। इतना सुनकर दोनों बच्चे भागते हुए घर के अंदर आते हैं। तभी कुछ देर में अशोक भी पसीने से लथपथ घर वापस आता है। उसी समय अनुराधा कहती है, अरे आ गए आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुएं का ठंडा पानी भरकर लाती हूँ। इतना कहकर अनुराधा कुएं का ठंडा पानी लाकर अशोक को देती है और कहती है, सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, जो कुछ भी था वो मैंने बच्चों को बनाकर दे दिया है। अनुराधा, मैंने मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही मालिक से अपनी मजदूरी के पैसे मांगने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर अगले दिन अशोक अपने काम पर चला जाता है और शाम तक जब अशोक अपने मजदूरी के पैसे लेकर घर वापस आता है तो वह देखता है कि अशोक के आंगन में गांव वालों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर अशोक घबरा जाता है और कहता है, अरे ये मेरे घर पे इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या बात है? तभी अशोक की पड़ोसन अनीता रोते हुए कहती है, अरे भाई साहब, मेरी बेटी आपके इस कुएं में गिर गई है और कोई भी उसे बचाने के लिए इस कुएं में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। कृपया आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप चिंता ना करिए, मैं आपकी बेटी को कुएं से बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर अशोक अपनी कमर में रस्सी बांधकर उस कुएं में छलांग लगाता है और उस बच्ची को अपनी गोद में लिए बाहर निकल आता है। लेकिन पानी में गिरने की वजह से राधा बेहोश हो जाती है, इसलिए अशोक फटाफट से राधा को लेकर अस्पताल जाता है और अपनी मजदूरी के सारे पैसे राधा के इलाज में लगा देता है, जिसके बाद अशोक के पास एक भी पैसा नहीं बचता। तभी अगले दिन गांव के कुछ लोग अशोक के घर आते हैं और उससे कहते हैं, अरे अशोक भाई, आपके इस कुएं की वजह से हमारे बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है, इसलिए हम गांव वालों ने फैसला किया है हम इस कुएं में मिट्टी डालकर इसे बंद कर देंगे, ताकि कभी भी दोबारा किसी भी बच्चों के साथ ऐसा हादसा ना हो। अरे भाई, आप लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कुआं हमारे पूर्वज की एक आखिरी निशानी है, हम इसे बंद कैसे कर सकते हैं? सही कहा जी आपने। और इस गर्मी में
ये मात्र कुआं ही तो हम लोगों का सहारा है, जिसका ठंडा पानी पीकर हम इस गर्मी में जी रहे हैं। और आप लोग भी तो हमारे कुएं का पानी भर भर कर अपने घर लेकर जाते हैं, फिर आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? लेकिन अनुराधा बहन, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। देखिए, आप उसकी चिंता ना कीजिए। मैं आज ही जंगल से लकड़ियां लाकर इस कुएं के ऊपर जाली बना दूंगा, फिर कोई भी बच्चा इस कुएं के अंदर नहीं गिरेगा। अशोक की ये बात सुनकर गांव वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तभी अशोक भी हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने लगता है। तभी अचानक से एक मोटी डाली टूटकर अशोक के पैरों के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से अशोक के पैर पर काफी चोट आ जाती है और डॉक्टर अशोक को कई दिनों तक बेड रेस्ट के लिए कहता है। लेकिन काम पर न जाने की वजह से अशोक के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और अब उसके घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तभी एक दिन अनुराधा कहती है, हे भगवान, ये तो हम लोगों को कैसा दिन दिखा रहा है। आज हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने परिवार और बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अनुराधा, तुम ऐसा करो, बिमला काकी से कुछ पैसे उधार मांग लो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगा। अशोक की बात सुनकर अनुराधा बिमला काकी से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आती है और फिर उन पैसों से घर का राशन और अशोक की दवाइयाँ खरीद कर लाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। घर का सारा राशन फिर से खत्म होने के बाद जब एक दिन फिर से अनुराधा बिमला काकी के घर पैसे मांगने जाती है तो बिमला काकी अनुराधा को आंख दिखाते हुए कहती है, अरे अनुराधा, ये तो रोज रोज क्या मेरे घर पैसे मांगने आ जाती है? मैंने क्या अपने घर कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है जो तुझे तोड़कर रोज देती रहूं? इसलिए अब जब तक तू मुझे मेरे पहले वाले पैसे नहीं लौटाएगी, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मत कहिए काकी, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं और मेरे पति ने अभी तक दवाई भी नहीं खाई है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। अरे, मैंने क्या तेरे परिवार वालों का ठेका ले रखा है? चल जा यहाँ से। इतना सुनकर अनुराधा निराश होकर घर वापस आ जाती है और अशोक को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद अशोक कहता है, पता नहीं अब मैं इतनी जल्दी बिमला काकी के पैसे कहाँ से लौटा पाऊंगा। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर अनुराधा आंखों में आंसू लिए भागकर कुएं के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, मैं अपने परिवार को इस तरह भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इससे अच्छा होगा मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। इतना कहकर अनुराधा जोर जोर से रोने लगती है और जैसे ही उसके आंसू उस कुएं के अंदर गिरते हैं तभी अचानक से उस कुएं में से एक आवाज आती है, घबराओ मत अनुराधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने आज तक मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन भला एक कुआं कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया एक जादुई कुआं हूँ और मुझे सिर्फ तुम्हारा परिवार ही सुन सकता है। इसीलिए आज के बाद जब भी तुम मेरे कुएं से पानी निकालोगी, तुम्हें पानी के साथ साथ ढेर सारे सोने के झुमके और कंगन मिलेंगे, जिसे बेचकर तुम अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकती हो। क्या आप सच कह रहे हो जादुई कुआं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनकर अनुराधा जैसे ही उस कुएं से पानी निकालती है, वैसे ही पानी के साथ साथ उसके बाल्टी में ढेर सारे सोने के झुमके और सोने के कंगन भी बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अनुराधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उन सोने के आभूषणों को बेचकर बिमला काकी के सारे पैसे चुका देती है और अपने पति का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज भी करवाती है,
जिसके कुछ दिन बाद ही अशोक पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और फिर अनुराधा उस जादुई कुएं की मदद से अपना एक बड़ा सा घर बनवाती है और वहीं अशोक अपना एक बिजनेस खोल के अपना खुद का काम शुरू कर लेता है और अब उसके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाती है और वे लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। गरीब का जादुई अंडे का लहंगा। रौनकपुर गांव में काव्या अपनी बीमार मां के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। काव्या के पिता का भी कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और इसी सदमे की वजह से काव्या की मां भी अक्सर बीमार रहा करती थी और इसी वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी काव्या के ही कंधों पर आ जाती है। इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए इधर उधर से भीख मांगकर या फिर जंगल से कुछ फल तोड़कर अपनी माँ के लिए जाया करती थी। ऐसे ही आज भी काव्या जब जंगल में फल तोड़ने जाती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही अनोखी रंग बिरंगी कलर की मुर्गी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल सतरंगी रंगों की तरह चमक रही होती है। उसे देखकर काव्या कहती है, अरे वाह, ये मुर्गी तो सबसे अलग है। मैंने आज तक कभी भी ऐसे रंग बिरंगी कलर की मुर्गी नहीं देखी है। न जाने ये मुर्गी किसकी होगी। ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ। वैसे भी आज खाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, तो कम से कम इस मुर्गी को ही अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। इतना कहकर काव्या उस मुर्गी को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बीमार माँ खाट पर लेटी लेटी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब खाना खाने के बदले काव्या हाथ में रंग बिरंगी मुर्गी लेकर घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे काव्या बेटी, ये तू मुर्गी कहाँ से ले आई? और क्या आज तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला जो तू ऐसे खाली हाथ आ गई? नहीं माँ, आज तो ना किसी ने मुझे भीख दी और ना ही जंगल में मुझे कोई फल दिखाई दिए, इसीलिए आज मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। लेकिन माँ, मुझे जंगल में ये मुर्गी दिखाई दी, बहुत ही अनोखी है ना, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम इसे पाल ले। लेकिन काव्या बेटी, भला हम इस मुर्गी को कैसे पाल सकते हैं? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भला इस मुर्गी को क्या खिलाएंगे? उसी समय काव्या के हाथ से मुर्गी नीचे कूद जाती है और आंगन में लगी हुई रंग बिरंगी फूल पत्तियों को जाकर खाने लगती है। और उसे ऐसा करता देख काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये लो माँ, अब तो इसने अपने खाने का जुगाड़ भी खुद ही कर लिया है, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है ना माँ? अब तो हम फूल पत्तियों को खाकर ही अपना पेट भर लेंगे। और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाता है। काव्या ऐसे ही गरीबी में अपनी माँ के साथ अपने दिन गुजार रही होती है। तभी एक दिन काव्या की माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो खांसते हुए अपनी बेटी से कहती है, काव्या बेटी, मुझे लगता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बेटी मेरे जाने के बाद तू अपना और अपनी उस मुर्गी का ख्याल रखना, ठीक है बेटी? नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतना कहकर काव्या अपनी माँ को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और आधी रात गुजरते ही काव्या की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और काव्या हमेशा के लिए अनाथ हो जाती है। माँ, उठिए ना माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उठिए ना माँ। इतना कहकर काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय वह मुर्गी आकर काव्या की गोद में बैठ जाती है और उसे देखकर काव्या कहती है, प्यारी मुर्गी, देखो ना, माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो गई हूँ। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है ना, वैसे ही अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा और अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। इसीलिए तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना मेरी प्यारी मुर्गी। इतना कहकर काव्या अपनी मुर्गी को गले से लगा लेती है और सुबह होते ही वह इधर उधर से भीख मांगकर
अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक काव्या अपने घर में भूखे प्यासे बैठी रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी अगले दिन काव्या काम की तलाश में घर से बाहर जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। और इधर उधर भटकने के बाद उसे एक होटल में काम मिल जाता है, लेकिन होटल का मालिक बहुत ही दुष्ट और कंजूस था। इसीलिए वो कहता है, देखो लड़की, मेरे होटल में साफ सफाई करने का काम है, इसलिए मैं तुम्हें रख रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, सैलरी मैं तुझे महीने के आखिरी में ही दूंगा। कोई बात नहीं मालिक, मुझे मंजूर है। इतना कहकर काव्या होटल में साफ सफाई का काम करने लगती है, लेकिन होटल का मालिक उससे साफ सफाई के अलावा और भी काम करवाया करता था, जैसे बावर्ची के साथ मिलकर सब्जियां काटना, लोगों को चाय पानी देना और सारे जूठे बर्तन धोना। और इतना सारा काम करते करते काव्या पूरी तरह से टूट जाया करती थी। लेकिन गरीबी की वजह से काव्या को ये सब कुछ सहना पड़ रहा था और वो हमेशा अपने आप से यही कहती थी, नहीं, मैं ऐसे थककर हार नहीं मान सकती, मुझे ये काम करना ही होगा, वरना मालिक मुझे पैसे नहीं देंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो मैं अपने लिए नए कपड़े कैसे खरीद पाऊंगी, क्योंकि मेरे ये कपड़े तो पूरी तरीके से फट चुके हैं और ऐसे में मैं इन कपड़ों में ज्यादा दिन तक गुजारा नहीं कर पाऊंगी। और इसी तरह काव्या जब काम करके वापस शाम को अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी मुर्गी ने रंग बिरंगी कलर के अंडे दिए हुए हैं। ये देखकर काव्या बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरी प्यारी मुर्गी, तुम्हारे अंडे भी रंग बिरंगे कलर के हैं। सच में तुम तो सबसे अलग हो। चलो, आज तो तुमने मेरे खाने के लिए पहले से ही अंडों का इंतजाम कर दिया। अब मैं तुम्हारे इन रंग बिरंगे अंडों से अपने लिए गर्मा गर्म आमलेट बनाती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। इतना कहकर काव्या जैसे ही उस अंडे को फोड़ती है, वैसे ही उस अंडे के अंदर से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा बाहर निकलता है। ये देखकर काव्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि भला एक अंडे में से लहंगा कैसे निकल सकता है। ये सोचकर काव्या कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है, भला किसी अंडे में से लहंगा कैसे निकल सकता है, कहीं ये अंडा जादुई तो नहीं। तभी तो इस अंडे का रंग भी बिल्कुल अलग है। काव्या के इतना कहते ही उसकी मुर्गी अचानक से चमक उठती है और वो एकदम से बोल पड़ती है, तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, मेरा अंडा कोई मामूली अंडा नहीं है, बल्कि एक जादुई लहंगा देने वाला अंडा है। इसीलिए अब तुम इन जादुई अंडों की मदद से जितनी मर्जी चाहे लहंगे ले सकती हो, क्योंकि ये जादुई अंडे कभी भी खत्म नहीं होंगे और उन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी को भी दूर कर सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ काव्या, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी मुर्गी। अब मैं तुम्हारे जादुई अंडों की मदद से अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकती हूँ और अपनी आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरीके से बदल सकती हूँ, और अब मुझे किसी के यहाँ काम भी नहीं करना होगा। इतना कहकर काव्या अगले ही दिन जादुई अंडों में से निकले लहंगा को लेकर बाजार में बेचने चली जाती है और वहाँ उसके अनोखे और खूबसूरत लहंगे को देखकर हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता है। और शाम होते होते काव्या के सारे लहंगे बिक जाते हैं और उस दिन काव्या की बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे ही काव्या धीरे धीरे करके उन जादुई अंडों से निकले लहंगे को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल लेती है और अपनी टूटी हुई झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल लेती है। कुछ ही दिनों में वो मार्केट में ही अपना एक बहुत बड़ा सा लहंगे का शोरूम खोलकर अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। जादू वाला सबसे बड़ा फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है, भीमापुर नामक गांव में गौरी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। गौरी एक बहुत ही मेहनती और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो अपना घर चलाने के लिए सुलोचना नाम की एक औरत के यहाँ
फ्रॉक सिलने का काम किया करती थी और उसे पढ़ाई लिखाई करने का भी बहुत शौक था, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी थी। गौरी अपना काम करने के साथ साथ अपने कॉलेज भी जाया करती थी। वहीं सुलोचना की भी एक बेटी थी जिसका नाम मीना था, लेकिन मीना एक बहुत ही कामचोर और आलसी किस्म की लड़की थी। वो अपने घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी, बस दिन भर घर में आराम ही किया करती थी। ऐसे ही आज भी। अरे ओ मीना, कितनी देर हो गई है, तुम अभी तक उठी नहीं? अरे अब तो सूरज भी सर पर निकल आया है, कम से कम अब तो उठ जाओ। अरे माँ, क्या हुआ? अब सुबह सुबह मेरा सर क्यों खा रही हो? अरे मीना बेटा, 10 बजने वाले हैं, क्या तुम्हें आज भी अपने कॉलेज नहीं जाना है? कभी तो समय पर उठ जाया करो। अपनी माँ की बात सुनकर मीना मुंह बनाते हुए उठती है और तैयार होने चली जाती है। उसी समय वहाँ पर गौरी भी आ जाती है और सुलोचना से कहती है, आंटी जी, जितने भी ऑर्डर वाले फ्रॉक थे वो सारे मैंने सिल दिए हैं, इसलिए अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। गौरी के जाते ही सुलोचना कहती है, एक ये लड़की है जो बिना अपने माता पिता के दिन रात इतनी मेहनत करती रहती है, अकेले अपना घर चला रही है, और एक मेरी बेटी है जिसे तो बस दिन भर सोने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। उसी समय मीना तैयार होकर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप अभी किससे बातें कर रही थी? अरे बेटा, वो अभी यहाँ पर गौरी आई थी, लेकिन मैं तो उस लड़की को देखकर हैरान हूँ कि वो हमारे यहाँ काम करने के साथ साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही है, और एक तुम हो जिसे उठाने के लिए भी सुबह मुझे आना पड़ता है। माँ, आप क्या दिन भर उसकी तारीफ करती रहती हो? अरे वो आपकी बेटी नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ। और रही बात पढ़ाई की, तो आपको नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं पूरी रात बैठकर कमरे में पढ़ाई करती रहती हूँ, तभी तो मेरी सुबह में जल्दी आँख नहीं खुलती। तो रही बात उस गौरी की, तो उसके जैसे लोगों को कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर मीना कॉलेज के लिए निकल जाती है, और कॉलेज पहुँचने के बाद जब खाली पीरियड में सभी बच्चे कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, उसी समय गौरी चुपचाप एक बेंच पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। उसे ऐसा करता देख मीना को उससे जलन होने लगती है, इसलिए वो उसके पास जाकर कहती है, अरे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने की हैसियत तुम जैसे गरीबों की नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से उठो और जल्दी भागो। नहीं मीना, मुझे अभी अपने नोट्स बनाने हैं, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। इतना सुनकर मीना वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है, और ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। एक दिन जब कॉलेज का फाइनल रिजल्ट आता है, तो गौरी सबसे पहले अपना रिजल्ट लेके सुलोचना को ले जाकर दिखाती है और कहती है, आंटी जी देखिए, आज मैं अपने पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन लेकर आई हूँ। क्या बात है गौरी बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। भगवान करे तुम बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। इतना सुनकर गौरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मीना भी अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आती है, और उसका रिजल्ट देखकर सुलोचना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रही जो ये फेलियर का रिजल्ट मुझे दिखा रही है? और वहाँ वो बेचारी गौरी जो दिन रात हमारी दुकान पर काम करके भी पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है। अरे अभी सुबह तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तू रात भर बैठकर पढ़ाई लिखाई करती है, तो क्या यही तुम्हारी पढ़ाई है? अरे माँ, मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला था? मैं तो सच में रात भर बैठकर पढ़ाई करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं पास नहीं हो पाई तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? अरे मेरे मुँह पर क्या बेवकूफ लिखा हुआ है जो मैं तेरे इन बातों में आ जाऊंगी? इसलिए आज से तेरा बाहर घूमना फिरना बिल्कुल बंद, और ना ही अब से तुझे कोई पॉकेट मनी मिलेगी, समझी? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर मीना अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में कहती है, इस गौरी की बच्ची की वजह से हमेशा मुझे माँ की डांट सुनने को मिलती है, और हमेशा ही इसकी वजह से मेरी माँ मुझे इतना कुछ सुनाती रहती है। अब तो इस गौरी की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन
जब सुलोचना किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने वाली होती है तो वह गौरी से कहती है, अरे गौरी बेटा, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम बस दुकान का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जी आंटी जी, मैं दुकान संभाल लूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। इतना कहकर सुलोचना वहाँ से चली जाती है और उसी के कुछ देर बाद जब गौरी का काम खत्म हो जाता है तब वह लंच करने अपने घर चली जाती है। उसी समय मीना मौका देखते ही पूरी दुकान में आग लगा देती है और जब शाम को सुलोचना अपनी दुकान में आती है तो अपनी दुकान की ऐसी हालत देखकर सुलोचना चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? उसी समय मीना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे माँ, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये? माँ, मुझे तो लगता है गौरी ने ये सब जानबूझकर किया है, तभी तो देखो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लगता है दुकान में आग लगाकर अपने घर में आराम से जाकर सो रही है। मीना की बात सुनकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गौरी के घर जाकर उससे कहती है, गौरी, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरी पूरी दुकान में आग लगा दी? अरे मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, अपनी दुकान में भी काम दिया और यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी ज्यादा तुझे प्यार किया और तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया? तूने मेरी दुकान ही जला दी? आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपकी दुकान में आग क्यों लगाऊंगी? ये सब क्या कह रहे हो आप? देखा माँ, कैसे मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे पता है हमारी दुकान में इसी ने आग लगाई है और दुकान की सारी फ्रॉक ले जाकर मार्केट में बेच आई है महारानी। तो जैसे नमक हराम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। निकल जा मेरे घर से और दोबारा मेरे दुकान में आने की कोशिश मत करना। इतना सुनकर गौरी रोते हुए वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। रोते रोते वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी समय वहाँ पर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और गौरी चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी होती है। उसी समय हिरन का एक छोटा सा बच्चा, जिसके पैर में चोट भी लगी होती है, बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है। उसे इस तरह भीगता देखकर गौरी कहती है, अरे ये हिरन का बच्चा तो बहुत छोटा है और उसके पैर में चोट भी लगी है, और अगर ये ऐसी ही बारिश में भीगता रहा तो इसकी चोट और भी, तो इसका जख्म और भी बढ़ जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर गौरी उस हिरन के बच्चे को अपने पास उठाकर ले आती है और अपने कपड़े का आधा हिस्सा फाड़ कर वह उस हिरन के बच्चे के पैर में बांध देती है और जब तक बारिश बंद नहीं होती गौरी उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती है। जब कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो गौरी जैसे उस हिरन के बच्चे को अपनी गोद से नीचे उतारती है, वैसे ही वह हिरन का बच्चा एक जादूगर में बदल जाता है और उसे इस तरह जादूगर में बदलता देख गौरी घबरा जाती है और कहती है, अरे आप कौन हो? इस तरह आप इंसान में कैसे बदल गए? घबराओ मत गौरी, मैं एक जादूगर हूँ। मुझे एक दुष्ट चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से हिरन का बच्चा बना दिया था, लेकिन आज तुम्हारी मदद से मैं फिर से एक इंसान बन पाया हूँ। इसलिए बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसी समय गौरी उस जादूगर को अपनी सारी बातें बता देती है। सब सुनने के बाद वह जादूगर कहता है, बस इतनी सी बात? तुम चिंता मत करो गौरी, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह जादूगर गौरी को एक गुफा की तरफ लेकर जाता है और जैसे ही गौरी उस गुफा के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि उस गुफा के बाहर फ्रॉक का एक बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। उसी समय वह जादूगर कहता है, गौरी, यह एक जादुई फ्रॉक का बड़ा घर है और तुम इसमें बड़े आराम से रह सकती हो। तुम्हें इस घर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ये जादुई फ्रॉक का घर तुम्हें वो सब कुछ लाकर दे देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर जी। इतना कहकर गौरी उस जादुई फ्रॉक के घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है और वह सुकून से
अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।